प्रणाम, धन्यवाद प्रधान जी। अपने आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया, आप सभी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं संक्षिप्त में अपनी बात करूँगा, अपने बारे में बताऊँगा, ज़्यादा विषय के बारे में बात करना पसंद करूँगा मैं। मैं भारतीय वायु सेना में लगभग 3 दशक सेवा करने के पश्चात शिक्षा निदेशक के रूप में पिछले विगत वर्ष 30 नवंबर 2023 को अवकाश प्राप्त किया और उसके पश्चात से जनवरी या फरवरी से मुझे भूगौरव ग्लोबल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तत्पश्चात मैं निरंतर आध्यात्मिक परिवार में मैं अध्यात्म को विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ मैं और उसी समझने की कोशिश में मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ मैं और आपसे विचार विमर्श करके मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं ऐसा अपने को योग्य नहीं मानता कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ मैं। इतना ज़रूर मानता हूँ कि एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ मैं और उस विद्यार्थी के नाते जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, दृष्टिकोण समझने की कोशिश करता हूँ मैं और इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है और अब तक 15-16 प्रेजेंटेशन जो है मतलब कि आध्यात्मिक परिवार के मंच पर से ऊपर हो चुका है और बाद में लोगों ने यूट्यूब बनाना शुरू किया। यूट्यूब में भी 100, 150, 200, 250 लोग, 300 लोग देखते रहते हैं। कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है और मेरी जहाँ तक शैक्षिक योग्यता की बात है तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने एमएससी फिजिक्स करके और थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी कर रहा था। ग्रेविटेशनल रेडिएशन मेरा टॉपिक था, लेकिन दुर्भाग्यवश परिस्थिति कुछ ऐसी हुई, आर्थिक परिस्थितियों के विषम होने के कारण मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया और बीच में भारतीय वायु सेना की वैकेंसी निकली, उसमें अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया, फिर जीवन की दूसरी दिशा मुड़ गई। लेकिन जो सोच छात्र का जो मन था, वो मन मुझे खींचता रहा। अब रिटायरमेंट करने के बाद से बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी खत्म मतलब थोड़ा कम हुई है। बच्चे अपने पढ़ाई-लिखाई करके अपने जॉब की तरफ मुड़ रहे हैं। तो उस अध्यात्म जो रिसर्च का मेरा जो माइंड था, उसको मैं अध्यात्म तरफ मोड़ करके और उस प्रवृत्ति को अपने बढ़ावा देता रहता हूँ। तो वैसे इतनी सी संक्षिप्त सी बात है और परिवार में मेरी धर्मपत्नी है, जो हिंदी की अध्यापिका है पब्लिक स्कूल में। एक लड़का है, तो अभी सीएमसी वेल्लोर से वह एमबीबीएस करके अमेरिका गया हुआ है और अमेरिका में पीजी करने की तैयारी कर रहा है वहाँ पर। रिसर्च ट्रेनी है मायो क्लिनिक में, रॉचेस्टर मिनेसोटा में। जुड़वा लड़कियाँ, एक आईआईटी खड़गपुर से बीटेक करके अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रही है और दूसरी जो है एनएजीएस से बीएलएलबी ऑनर्स करके क्लैट के माध्यम से वह रैपिडो में इंटर्नशिप कर रही है। तो ये संक्षिप्त परिचय रहा। अब इसके बाद से मैं विषय वस्तु की तरफ चलता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर संवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिक जीवन में हम कुछ सफलता पाना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे संसारिक क्षेत्र हो, उसकी पहली कड़ी है कि आप मन को कंट्रोल में करें, मन को विजय प्राप्त करें। और ये चूँकि ये तीसरा या चौथा सेशन होगा मेरा और इसके पिछले सेशन में मैंने फंक्शंस ऑफ माइंड में मैंने चर्चा किया था कि 4 एस्पेक्ट्स है, 4 एस्पेक्ट्स है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूँ मैं। तीन चारों एस्पेक्ट पर मन के जो चारों एस्पेक्ट पर चर्चा शुरुआत हुई थी। तो पहला था सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति, आत्म नियंत्रण और सेल्फ रेगुलेशन एंड मॉडरेशन। तो इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस के क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं और आत्म स्वीकृति करने के लिए पहले जरूरी है। आत्म स्वीकृति का मतलब क्या है कि आप अपने कमियों को स्वीकार करें कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, तभी सुधार संभव है। जब तक मनुष्य अपने कमियों को स्वीकार नहीं करता है, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। आप कमियों को सेल्फ एक्सेप्टेंस को स्वीकार करने के क्रम में पहला कदम है। सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे जागृत होता है, उसकी पहली कड़ी है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें आप। तो आज की टॉपिक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। द इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्करिंग रेस्टलेस माइंड, विचलित मन की विजय की प्राप्त दिशा में पहला कदम है। और इस विषय की चर्चा जो मैं करूंगा मैं वह इन विषयों के अंदर करूंगा मैं कि परिचय में बताऊंगा कि व्हाई अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज वाइटल। ये कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना। दूसरा है ये पहला कदम क्यों है सेल्फ एक्सेप्टेंस की दिशा में, हम इंट्रोस्पेक्शन क्यों करें और इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है और इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस कैसे करें और इंट्रोस्पेक्शन और कंट्रोल ऑफ माइंड से क्या संबंध है। और एक लास्ट में साइंटिफिक में आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा मैं। इम्पल्स थॉट एक्शन सीक्वेंस प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से सारे कार्य करते रहते हैं और लास्ट में निष्कर्ष होगा और निष्कर्ष के बाद से मंच में अरविंद प्रधान जी को सौंपूंगा और उसके माध्यम से आपके प्रश्न को आमंत्रित करूंगा मैं। जितना अधिक प्रश्न पूछेंगे आप, उतना मुझे खुशी होगी, क्योंकि उसी माध्यम से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा मैं और उससे मुझे ये पता चलेगा कि सुनने वालों लोगों ने कितना ग्रैप्स किया है। तो वो भी मुझे आत्मनिरीक्षण करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देगा, जो आपके प्रश्न होंगे
कि मैं भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँगा मैं कि मेरा प्रेज़ेंटेशन कितना अच्छा रहा, कितना प्रभावी रहा। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्यों इस कंसेप्ट को समझना जो है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात को मानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में विपत्तियाँ आती रहती हैं। किसी की ज़िंदगी में विपत्ति पहले आती है, बचपन में आती है, किसी की विपत्तियाँ ज़िंदगी में युवावस्था में आती है, किसी की बुढ़ापे में आती है। बचपन में किसी के माता-पिता गुज़र जाते हैं कोई जवानी में क्या होता है कि 1 साल, 2 साल, 10 साल अपना 20 साल पति के साथ गुज़ारने के बाद से पति या पत्नी का देहांत हो जाता है, विधवा-विधुर हो जाता है। तो चैलेंजेज़ हमारे ज़िंदगी में विपदा के रूप में हमेशा आती रहती है। तो अब हम ही कि हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चुनौतियों को आने वाली चुनौतियों को कैसे हम अपने आप को तैयार करें। इसमें इंट्रोस्पेक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप ज़िंदगी में आने वाले किसी भी विपत्ति का मुकाबला करना चाहते हैं, तो उसका पहला और अचूक उपाय है कि हम इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करें। दूसरा है कि जब हमारे ऊपर विपदा स्ट्राइक करती है, तो आप उसमें से देखेंगे कोई आदमी मजबूत बनकर निकलता है और कोई आदमी बिल्कुल निस्सहाय बन जाता है और ड्रग का, अल्कोहल का सहारा लेकर के और विपदा उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर जाता है, हाड़ माँस का पुतला रह जाता है। वहीं पर दूसरे कुछ आदमी होते हैं, जो विपदा के ऊपर भारी पड़ कर के और मजबूत बन के निकलते हैं। जितने भी महान पुरुषों के आप पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, गुरुदेव का लिखा हुआ पंडित श्री राम शर्माचार्य का मैं शिष्य हूँ मैं, उनका लिखा हुआ एक बहुत अच्छा सा ग्रंथ है, महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग। तो आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, मैंने उसका पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया है। सभी महान व्यक्तियों की ज़िंदगी में कभी न कभी विपदाएँ स्ट्राइक की हैं और वो विपदाओं से कैसे चुनौतियों से मुकाबला करके आगे निकले, वो हमारे प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसमें इंट्रोस्पेक्शन सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जब हम सभी दुखी रहते हैं और तो दुखी के कारणों को हमें एग्जामिन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, तो हम अपने दुखों को खुद एग्जामिन करेंगे कि आखिर हमारे दुखों का कारण क्या है ना? और जब दुखों को एग्जामिन करते हैं तो हम आने वाली विपदाओं के ऊपर हम खुद नियंत्रण पा लेते हैं, विपदाएं हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाती हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो जब हम अपने इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से आने वाली विपदाओं के लिए अपने को तैयार करते हैं, तो विपदाओं के ऊपर जब हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम विपदाओं के ऊपर भारी पड़ते हैं और मजबूत होकर निकलते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट को समझना, आत्मनियंत्रण या आत्मदर्शन हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने पर चर्चा किया था कि हम कॉन्करिंग माइंड, मन पर विजय प्राप्त करने की दिशा में ये प्रेजेंटेशन का श्रृंखला चला रहे हैं, उसकी ये तीसरी कड़ी है। तो इसमें 4 एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस किया था पहले कड़ी में। उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन एंड मॉडरेशन था। उसमें से सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात होती थी और जब तक सेल्फ एक्सेप्टेंस तब होगा, आप स्वीकृति तब आएगी जब आप अपने आप को जानेंगे कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है। और जब अपने आप को जानेंगे, कमी जानेंगे, तभी उसका सुधार करेंगे। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति पहला कदम होता है और उस पहले कदम का पहला कदम ये है कि हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनियंत्रण करें, आत्मदर्शन करें, आत्मावलोकन करें। अब इंट्रोस्पेक्शन क्यों करें हम? अगर प्रश्न कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, तो आखिर ये लेक्चर आखिर सुनने से आपको फ़ायदा क्या होता है? तो इससे सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप जब अवलोकन करते हैं, तो आपका जो पूर्वाग्रह है, प्री ऑक्यूपेशन है, आपकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, आपकी जो झुकाव है मन का, वो पता चलता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरे झुकाव क्या है, ठीक है? तो ये प्रवृत्तियाँ झुकाव का कारण पूर्व जन्म से आए हुए संस्कारों से बनता है, शिक्षा से बनता है, सब उसकी भूमिकाएँ सबकी रहती है, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है। और जब आप इस चीज़ को जानते हैं कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपका फ्लो ऑफ थॉट कैसा है, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करने का आपको आसानी होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है। तीसरा आपको फ़ायदा क्या रहता है कि जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो आपके दुखों का कारण पता चलता है कि आखिर मेरे दुःख का कारण बाह्य परिस्थितियाँ नहीं, हमारे दुःख के कारण मन की आंतरिक परिस्थितियाँ हैं। और तब जब परिस्थितियाँ को डायग्नोसिस होता है, तो उसका सॉल्यूशन आपको, उसका परिणाम सॉल्यूशन आपको मिलता है। और हमारी ज़िंदगी में जो हमारे मन का जो भटकाव है, जो जितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो मन में अशांति चली हुई है, उसको भी समझने में हमें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सहायता मिलता है। इसके साथ-साथ आपको जो ज़िंदगी में आने वाली जो महान चुनौतियाँ हैं, जो किसी भी रूप में हो सकती हैं, उसको लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करने का माध्यम, उसकी पहला स्टेप, पहले कड़ी इंट्रोस्पेक्शन ही है। ठीक है? अब इसके आगे चलते हैं।
और आगे जब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देखेंगे, तर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ हमको प्रभावित करता है। लेकिन जब इंट्रोस्पेक्शन के तरीके में आप आते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, असली में हमारा मन हमें प्रभावित करता रहता है, संसार की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें प्रभावित कर सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी कह रहा है, तो इसके पीछे की धारणा थी, उसे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यदि बाहर की परिस्थितियां, बाहर के समाज या परिवार या कोई और लोग हमारे डेस्टिनी को निर्धारित करते, तो स्वामी विवेकानंद को ये कहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने डेस्टिनी के निर्माता कैसे हैं। इसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ती है। तब आप जब आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होंगे, तब आपको मिलेगा कि कैसे मैं अपने भाग का निर्माता स्वयं बन सकता हूं मैं। तो ये सारे, इसलिए इन सारी चीजों का उपाय जानने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी होता है। अब देखिए, इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रैक्टिस। अब इसमें इंट्रोस्पेक्शन और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि आप बैठ जाते हैं और पहले आप क्या करते हैं कि आपको केवल वॉच करना है। एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन क्या है, थोड़ा सा विषयांतर करके 5 मिनट फिर स्लाइड पाऊंगा मैं। आप इसमें देखेंगे कि आप बैठ करके अपने विचारों को, ये ऐसी कला है जो आप कैसा विचार करते हैं उसके ऊपर विचार करने की कला है। यह ऐसा कला है, दिस इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग, हाउ यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, है ना। आप कैसा सोचते हैं उसके बारे में सोचने की कला, ये आपका इंट्रोस्पेक्शन है। जैसे इसको दूसरे शब्दों में कहें कि आप जब शांत रूप से कहीं आप बैठते हैं, तो आप मेडिटेशन में क्या करते हैं, किसी चीज पर फोकस करते हैं। ये मेडिटेशन नहीं है, आपको शांत से चुपचाप आप बैठ जाना है और बैठने के बाद से आपको ऑब्जर्वर बनना है। कैसे ऑब्जर्वर बनना है कि आप अलग हैं और आपका विचार अलग है, और विचारों का प्रवाह कैसे रहता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आप गेट कीपर रहता है, गेट पर खड़ा रहता है, तो गेट कीपर क्या करता है कि चुपचाप रहता है और गेट पर से आने वाले जाने वाले लोग को देखता रहता है, कुछ नहीं टोकता है भाई कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, जस्ट वॉच करता रहता है। तो उसी तरह से आपको बनना है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा, मोदी जी जहां जहां जाते हैं उनके साथ कमांडो लगे रहते हैं। तो जब कमांडो लगे रहते हैं तो कमांडो क्या करते हैं, बिल्कुल वॉच करते हैं, तो कुछ एक्ट रिएक्ट जनरली करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी रहता है, वो गुपचुप रूप से आप सभी का मूवमेंट काम करता रहता है, देखता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, तो कुछ एक्ट नहीं करता रहता है। तो इस तरह से आपको कोई इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना रहता है कि आपके विचारों का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, साइलेंटली ऑब्जर्व करना है आपको। अब उससे फायदा क्या होगा कि अब आप जब जानेंगे कि आपके पूर्वाग्रह क्या है, आपकी प्रवृत्तियां क्या है, आपका झुकाव क्या है, माइंड की तरफ क्या है, ये एक दिन में रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, तो हम उसको अपनी एडवांटेज के उसको मोड़ सकते हैं, है ना। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं मैं, इजी करने के लिए, कि सुबह और शाम आप 10 मिनट चाहे बिस्तर में बैठ करके या किसी कहीं भी बैठ कर शांत में बैठ करके आप ध्यान करें। ध्यान का मतलब क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन करें आप। तो आपको 10 मिनट का सुबह शाम रेगुलर बैठना है, चुपचाप बैठना है और अपने आप को अलग करके, विचारों से अलग करके विचारों को फ्लो को देखना है। तो धीरे 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 समझ में आएगा कि आखिर मेरे अंदर मन का विचार कैसे चल रहा है। जब अपने आप को समझेंगे, तब आप उसके आगे कोई एक्शन उस पर ले सकते हैं। इसका एक और सबसे छोटा प्रैक्टिकल उपाय मैं बता रहा हूं मैं। तो प्रैक्टिकल उपाय करने से, अब मैं करूंगा, मैं करता नहीं था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, अब मैं करूंगा मैं। और वो सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसको प्रैक्टिस करने का क्या है उपाय, ये है, वह उपाय ये है कि आप एक डायरी बनाएं। और ये काम आराम से किया जा सकता है। और एक डायरी बना करके उस कॉलम में डेट लिखे आप, और उसमें एक्टिविटीज लिखे, और उसमें लिखे टाइम वेस्टेड हुआ, और दूसरे एक्टिविटीज में कॉलम लिखिए और टाइम यूटिलाइज हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप ही टाइम यूटिलाइज करने वाले आप ही हैं, टाइम वेस्ट करने वाले आप ही हैं, और निर्णय करने वाले आप ही हैं। दूसरा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप जो काम करेंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले परिवार किसी और सदस्य के लिए बेकार हो सकता है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। चूंकि इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया है, तो कर्ता आप ही हैं, ऑब्जर्वर आप ही हैं, इवेल्युएटर आप ही खुद के यहाँ पर है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप कॉलम बनाइए कि कहाँ-कहाँ टाइम आपने लगाया वेकिंग आवर्स में, स्लीपिंग आवर्स को हटा करके, और उसके लिस्ट बना करके फिर उसपे आप करिएगा, ये टाइम मेरा टिक कीजिएगा बॉक्स में, यहाँ टाइम मेरा वेस्ट हुआ और यहाँ मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ। और टाइम कहाँ वेस्ट होता है, कहाँ यूटिलाइज होता है, ये आपके जीवन के लक्ष्यों से प्रभावित होता है। जीवन के लक्ष्य यदि आपके क्लियर है, तो जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ने वाले जो भी कदम होंगे, वो टाइम यूटिलाइज की तरफ टिक करेंगे।
और जीवन के लक्ष्यों से अलग मोड़ने वाला जो तरीका होगा, वो वहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप रात में 24 घंटे के बाद से आप कॉलम बना सकते हैं कि आज मेरे दिन में 4 घंटा बेकार गया और चाहे 8 घंटा सही गया, तो 4 घंटा बेकार जो गया, उसको कैसे ठीक करें आप, है ना? अभी आप देखिएगा आपकी इंट्रोस्पेक्शन का एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊँगा मैं, कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा हुआ करती थी। आपका अ, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी। तो परीक्षा के जब परिणाम आते थे, तो क्या होता था कि ये परीक्षा के परिणाम सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के लिए माने जाते हैं कि भाई विद्यार्थी का अच्छा परिणाम हुआ तो कोई बात नहीं, परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं हुआ, तो माता-पिता क्या कहते थे, "बेटा तुम सोचो तुमसे गलती कहाँ हुई, ताकि तुम भविष्य में गलती न कर सको आप।" तो ये क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट की तरफ उसको इंडिकेट करते हैं। घर में कोई बच्चा शैतानी करता है, कोई ऐसे बुरी आदतें करता है, तो माता-पिता चाहे घर के बड़े सदस्य क्या करते हैं कि बेटा तुम अपने मन से सोचो, तुम अपने अंदर देखो तुम कि गलती क्यों किए तुम, ताकि भविष्य में तुम गलती को दोहरा ना सको। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँगा अपने लाइफ का, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ये मेरे बेटे के साथ हुआ, जब मेरा बेटा सीएमसी वेल्लोर में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो रियल घटना बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि स्पोर्ट्स खेलता था, लेट से आपका जो है स्कूल क्लासेस जॉइन करता था। सीएमसी वेल्लोर में बहुत पर्टिकुलर अटेंडेंस के बारे में रहते हैं। बाद में उसको पता चला, रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि कुछ वो पीरियड को शॉर्टेज, लेक्चर को अटेंड करने अटेंडेंस कम बन रहा है। तो उसके बाद से उसने एक्स्ट्रा क्लास जॉइन करना शुरू किया, बहुत सारा एफर्ट लगाया, उसके अंदर अवेयरनेस आ गया कि भाई अब तक यदि मैं कवर अप नहीं करूँगा तो मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। अब अंतोगत्वा परिणाम क्या होगा कि चूँकि मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे बहुत पर्टिकुलर इस बारे में थे, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल के कहने के बावजूद भी कि लड़का हॉकी का कैप्टन है, यहाँ गया, वहाँ गया है, कुछ एग्जेप्शन कर दीजिए। मात्र 3 पीरियड कम होने के नाते मेरे लड़के को इस फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया गया। लड़के का मूड अपसेट था, उसने मुझे फ़ोन किया, पूछा, मैंने बड़ा दुखी था, और वह हमेशा ब्लेम कर रहा था एचओडी मेडिसिन डिपार्टमेंट को कि इस तरह का है, सैडिस्टिक है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इसलिए वह नहीं किया। अब तब मैंने कहा कि बेटा देखो तुम यदि इसको उल्टे दिशा से इंट्रोस्पेक्शन करो तुम, तो तुम आगे बढ़ोगे तुम, कि यदि तुम अटेंडेंस पूरा किए होते, तो चाह करके भी तुम्हारा जो एचओडी था, वो तुम्हें रोक नहीं पाता। तुम अटेंडेंस से तो पूरा किए थे तू। तो कमी तुम्हारे अंदर थी कि कमी उसके अंदर थी? आज तुमने मौका दिया, ठीक है, तुमने पूरा एफर्ट किया, जो शॉर्ट फॉल था उसको कवर करने की कोशिश किया, और उस कोशिश करने के बाद से नहीं हो पाया, तो इनिशिएट किया, और 3 लड़के, 3 और भी 3 पीरियड वाले हैं जिसका कि डिबार किया गया है। 10-12 लड़कों को डिबार किया गया था, मतलब मना किया गया था। और इसी को तुम सबक मानोगे तुम, तो आने वाली ज़िंदगी में तुम इसको कवर कर सकते हो। अब देखिए वो इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो गलती कहाँ हुई। गलतियों को, माइंड का प्रोजेक्शन दूसरे पर मत करो तुम, अपने आप को देखो तुम, जो चीज़ आपके अंदर है। और उसका परिणाम ये हुआ कि वही लड़का बाद में, जब देखिए वो आपका चित्तूर में जाकर के जब इंटर्नशिप करने से 2 साल का सीएमसी वेल्लोर में बॉन्ड होता है, जब बॉन्ड कर रहा था, तो उस टाइम को 6 महीने को कवर करने के लिए वह रात दिन तैयारी करके और वहाँ आपका चित्तूर में दिन में काम भी करता था और रात में अमेरिका जाने के लिए यूएसएमएल एग्जामिनेशन होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 की तैयारी भी किया। तो बहुत सारे लोग ड्रॉप करके 1-1 2-2 साल पीजी के लिए तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उसने जॉब करते हुए यूएसएमएल फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 जो यहाँ से क्वालीफाई सकता है उससे क्वालीफाई किया, और वो 6 महीने के शॉर्टेज को कंप्लीट करने की कोशिश किया। तो जब ये इंट्रोस्पेक्शन करता है तो ऐसे अवेयरनेस आता है, अवेयरनेस आप बच्चों को देखे होंगे, आप घरों में बच्चों को देखे होंगे कि लड़का खेलता रहता है और अपना वो आप पढ़ता नहीं, टीवी देखता, वो देखता रहता है। ऑल ऑफ सडन जब उसकी एग्जामिनेशन आ जाता है, अरे 2 महीने बाद एग्जामिनेशन, 1 महीने बाद एग्जामिनेशन है, तो वो तुरंत फोकस कर लेता है, और मम्मी पापा खाना भी देते तो खाना भी नहीं खाता है, क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस आ जाता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, अब मुझे पढ़ना पड़ता है। तो हमेशा आदमी की सफलता के मापदंड जो रास्ते आते हैं, वो किसी कहने से नहीं आते, वो उसके अपने इंट्रोस्पेक्शन से आते, अंदर से आवाज आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें या दूसरे को भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रेरित करें। भाई फिर लड़के के एग्जांपल दूँगा मैं, एक 12th क्लास की बात है। इस 12th क्लास में 11th-12th में क्या करता था कि सामान्य तौर पर ये विवेकानंद का या किसी और का क्विज़ कॉम्पिटिशन, सारा कॉम्पिटिशन होता था, सारा ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता था। तो मैं दिल्ली में पोस्टिंग था एयरफोर्स में, तो उसके बाद से भुज की बात घटना बता रहा हूँ मैं, तो उसके मैथ्स के टीचर बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सारे लड़के 11th-12th से तैयारी करते रहते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का, आपका लड़का घूमता रहता है, आप कभी कंसर्न नहीं शो करते हो। तो मैंने कहा कि सर लाइफ उसका है, डिसीजन उसको लेना है।
मैं केवल फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि डिसीजन उसको क्या करना, अच्छा डिसीजन ले रहा है तो उसका निर्णय करना है। वह प्री फाइनल में एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, उसके बाद से वह कई सब्जेक्ट में फेल हो गया क्योंकि हमेशा इधर-उधर क्विज कॉम्पिटिशन में यहाँ-वहाँ घूमता रहा। तो मैंने केवल इतना ही प्रॉम्प्ट किया कि बेटा नाक रहेगी कि नाक कटेगी कि नाक बचेगी? ऐसे ही मैंने मज़ाक में कहा मैंने। तो कहा कि पापा मुझे समय दीजिए और अब हो जाएगा। अब 90% का प्रॉमिस करता हूँ मैं। फिर रात-दिन तैयारी करके पूरा कंसंट्रेशन करके 92% लाया। कहने का आशय क्या है कि जब परिस्थितियाँ आपको ऐसे बाध्य करती है, जब इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, तो आप उसके बाद से अब आपके अंदर से जागरण होता है, तो आप सारी चुनौतियों को बेड़ा पार कर लेते हैं। बट इंट्रोस्पेक्शन के लिए बाह्य परिस्थितियों को हम क्यों आमंत्रित करें? जैसे बाह्य परिस्थितियाँ दोनों केसेस में बता रहा हूँ मैं। यदि जो जो बुद्धिमान आदमी है, वो ऐसे परिस्थितियों के आने से पहले ही अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करके तैयारी कर सकता है कि भाई हमें तो एक दिन इस तरह की परिस्थिति से मुकाबला करना पड़ेगा, अभी से क्यों ना तैयारी करें हम। तो ये सारे उपाय हैं। तो एक आपको सबसे ईज़ीएस्ट उपाय बताया मैं इंट्रोस्पेक्शन करने का जो उपाय बताया मैंने, वह उपाय आपके सामने ये है कि आप डेली सुबह 10 मिनट और शाम 10 मिनट बैठें और उसके बाद से विचारों के फ्लो को ऑब्जर्व करें। आप अपने को अलग रखें, विचारों के फ्लो को अलग रखें और फिर ऑब्जर्व करें कि आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद से उस विचारों पर काम करना शुरू करें कि मेरी सोच कितनी अच्छी है, मेरी सोच कितनी गंदी है और क्या रहती है। तो इसके आशय आप देखेंगे आप तो यह इस तरह का होता है। इसमें एक और बात बताऊँगा मैं कि कभी-कभी जो मेडिटेशन करते हैं, पिछले सेशन में एक दीदी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो उसमें क्या बड़े गंदे विचार आते रहते हैं, अंदर रहता है। तो ऐसा क्यों होता रहता है? तो इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ मैं, ऐसा क्यों होता रहता है। इसके पहले प्रेजेंटेशन में थोड़ा-सा डिस्कस किया था मैं, हमारा मन 3 श्रेणियों से जनरली बना रहता है, चेतन, अचेतन, अचेतन मन में। तो इसको समझने के लिए क्यों बुरे विचार आते रहते हैं, कुछ देर अच्छे विचार आएँगे, फिर बुरे विचार आते रहते हैं। उसके कारण क्या रहता है कि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे रहते हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में चले रहते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे इंक बॉटल हम लोग आजकल के बच्चे तो यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग यूज़ करते थे। तो जो इंक होता था, इंक के बॉटल को रखिए जिसकी स्याही सूख गई है। अब उसके अंदर आप पानी जब डालते हैं, तो पानी डालने का से जब उसको साफ करते हैं, तो शुरू-शुरू में बहुत गंदा पानी आता है। और उसके बाद से क्या होता है, धीरे-धीरे स्याही की मात्रा कम होती रहती है, साफ करते रहते हैं। तो जब आप जब मेडिटेशन करने बैठेंगे, उसके पहले आप फ्लो देखेंगे आप, तो जो भी विचार आ रहा है, वो अंदर का विचार आएगा, धीरे-धीरे आएगा। और उसके पश्चात क्या देखेंगे आप कि धीरे-धीरे कम मात्रा कम होती जाएगी। और फिर जो आपके स्याही के बॉटल में नीचे जो स्याही जमी रहती है, उसी तरह से अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे बुरे विचार जमे रहते हैं, तो उसको ज़्यादा पानी डाल करके और फिर उसको हम हिलाते हैं, तो वो विचार आते रहते हैं। तो उसको रिप्लेस करने का तरीका क्या है कि हम अब ऊपर से पानी डालते हैं। उसी तरह से गंदे विचार अंदर से निकालने का तरीका क्या है, जब आप जान गए कि अब विचार आपके गंदे हैं, आपके अंदर ऐसी कमियाँ हैं, तो उसको आप कैसे उपाय क्या करेंगे, तो उसको रिप्लेस करेंगे आप। तो पॉजिटिव थॉट्स से आप करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे आप। तो और पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेंगे, तो नीचे की गंदगी चीज़ बाहर आएगी। तो इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैंने आपको 2 स्टेप बताया जो एज़ ए बिगिनर के लिए है कि आत्मनिरीक्षण कैसे करें, सुबह-शाम 10-10 मिनट बैठना और फिर अपने फ्लो ऑफ थॉट को एज़ ऑब्जर्वर महसूस करना। दूसरा स्टेप बताया कि एक 2 कॉलम बनाइए, जिसमें एक्टिविटीज़ दिए हुए के जो परफॉर्म होता है, उसपे एक्टिविटीज़ और टाइम कॉलम बनाइए और टाइम को नोट कीजिए और फिर देखिए कि एक्टिविटीज़ आपकी टाइम में किसमें व्यर्थ गया और किसमें यूटिलाइज़ हुआ और इसका कैसे पैमाना होगा, दूसरा कोई निर्धारण नहीं करेगा। आपके जीवन के लक्ष्य की तरफ जो जीवन का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो सारे टाइम जो जीवन के लक्ष्य की तरफ आपको ले जाते हैं, वो टाइम यूटिलाइज़ है और सारे टाइम जो जीवन के लक्ष्य से मोड़ते हैं, वो टाइम वेस्टेड मान लीजिए आप। तो इस तरह से आपको जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रियलाइज़ करेंगे आप, अरे इतना टाइम मेरा बर्बाद रहता है 24 घंटे में, तो आपको जब जैसे जागरण आपका होगा, तो उसके बाद से आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना शुरू कर देंगे। महान व्यक्तियों के अंदर देखेंगे आप और ऑर्डिनरी व्यक्तियों को देखेंगे, सभी के लिए 24 घंटे थे। कोई 30 साल में महान बन गया, कोई 78 साल में महान बना, कोई 80 साल में महान बन गया, लेकिन उन्हें टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया। उनके अंदर इंट्रोस्पेक्शन चलता रहा, इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से उन्होंने वेस्टेड टाइम को मिनिमाइज़ करते हुए यूटिलाइज़ टाइम को बढ़ाते रहे, इसलिए वो महान बने। तो आगे चलते हैं, इसके आगे का कांसेप्ट है, हम जब कोई विचार करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, जो इसको थोड़ा साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम। जब हमारे मन में जो विचार आता है, तो इसको 3 चीज़ें होती हैं, जिसको आईटीए में नाम दिया है आईटीए, जैसे आरटीए होता है, इसलिए आईटीए है, इम्पल्स थॉट एक्शन सीक्वेंस। हम कोई भी जब काम करते हैं, तो काम से पहले क्या-क्या गुजरता है, इसको थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो कोई एक्शन आदमी को करता है, तो 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। पहले उसके अंदर इम्पल्स आता है,
और दूसरा इम्पल्स मतलब मन के आवेग, दूसरा उसके अंदर विचार आते हैं और विचार के बाद से वो कार्य परिणत करता है। बिना विचारे कोई काम नहीं करता है, ठीक है? तो विचार के प कार्य के पहले विचार आता है और विचार के पहले मन का आवेग रहता है, मन की भावनाएँ आती रहती है। और ये मन की जो भावनाएँ रहती है, जो जो इम्पल्स जो है, डिज़ायर जो पूरा मन में कैसे आता है, उसके पीछे जो जो बल जो काम करता है, वो बल है आपकी इच्छाएँ। और इच्छाएँ कैसे होती हैं? देखने से इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको इंस्पायर होती है। और जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे विचार आया, तो आप वो जो विचार है, वो तब तक नहीं एक्शन में कन्वर्ट करेगा, जब पहले उसको आप सहमति नहीं देते हैं। हम कहते हैं ना कि भई जब पहले अंतरात्मा के आपकी अंतरात्मा जब तक नहीं कहते तो कोई काम नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। तो यहाँ पे क्या है कि उसी अंतरात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, आपके मन में आवेग तो आया, अब उसके आपने विचार भी किया, अब उस पे एक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक्शन से पहले मन पूछता है कि करे कि ना करे। और जैसे ही काम जब काम आप कंसेंट देते हैं तभी काम आप कर बैठते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये पाप का कार्य जो है अपने आप में जो है वो पाप नहीं है, बट जब पाप का जो अनुमति कार्य करने की जो अनुमति देते हैं वो पाप है। हाँ, हमेशा जो कोई भी काम करने से पहले मन आपकी अनुमति मांगता है। और अब जैसे विचार आता है और विचार पहले आवेग आएगा, फिर विचार आएगा, विचार आने के बाद से जब कंसेंट अलाउ करते कर देते हैं, तब उसके बाद से आप करते हैं। तो आपको सहमति के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है, सहमति दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सहमति ना दें और सहमति को रोकें हम। तो अब इसमें द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड मस्ट हैव आवर कंसेंट, हमारी सहमति के बगैर नहीं हो सकता है। व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम ए सीरीज ऑफ थॉट्स, एक विचारों की तरंगे जाती रहती है, दैट फॉलोज द राइज ऑफ इम्पल्स इन द माइंड, और वो जो विचारों की तरंगे रहती है वो आवेग को बढ़ाती रहती है। इसको और आगे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। और उसके बाद से जैसे हमारे अंदर प्रवृत्ति आती रहती है किसी एक्शन करने के लिए और उसे इच्छा मिल जाती है और हमारा जो पूर्व का अनुभव आ जाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे अब इच्छा स्वीकृति देते हैं तो हम एक्शन को उसको परफॉर्म करते हैं। अब इस सारे थ्योरी को समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल मैं आइसक्रीम का लेता हूं। मैं इसको आइसक्रीम से समझते हैं। आपके सामने एक आइसक्रीम का पिक्चर बना हुआ है, देखिए आपके सामने। अब आप आइसक्रीम को देखते हैं तो ये आपको सब्जेक्ट के बारे में देता है कि भाई कोई बताता है ये क्या है, बच्चा पूछता है तो कोई बताता है भाई आइसक्रीम है, ये खाने से बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए, अब इसके बाद डिजायर टू ईट क्रॉप्स बिकॉज समबडी हैज टोल्ड अस दैट इट टेस्ट गुड। अब इस खाने का होता है, क्या होता है, कोई दूसरा दोस्त बताता है कि अरे आइसक्रीम खाओ यार, आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी होता है। अब ये आइसक्रीम में बच्चे को नॉलेज मिला और किसी दोस्त ने कहा कि आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है, दोनों चीज को रिलेट करता है वो। अब उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती रहती है और विचार आता रहता है कि हमें आइसक्रीम खाना चाहिए। अब उससे विचार से जो अपने अपने आप को जोड़ता है कि मेरे दोस्त राम ने कहा था कि आइसक्रीम खाओगी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है। और जो श्याम बच्चा है वो आइसक्रीम को देखता है और उसको दोस्त की कही बात याद आती है और फिर अपने आप को जोड़ता है कि मुझे भी आइसक्रीम खाना चाहिए। तो अब वो अपने आप से कहता है कि मुझे आइसक्रीम भाई खाना है। अब इसका से वो एक्शन परफॉर्म होगा, बट एक्शन परफॉर्म करने के पहले जो उसके मन में विचार है, ये उसकी अब वो मन की सहमति रहे कि हम ये आइसक्रीम खाना ही खाना है ना? और इसके पहले उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएँ, मन में विचारों की कल्पनाएँ आती रहती है कि मेरा दोस्त ने कहा था यार बहुत टेस्टी लगता है, ये खाना, ऐसे खाना, ऐसा टेस्टी लगता है। वो सारे विचारों की प्रवाह बजेगा और उससे आपके मन में आवेग आएगा और फिर बच्चा पैसा लेकर के या मम्मी-पापा से जिद करके आइसक्रीम लेके खा लेता है। लेकिन आप इस घटना के पहले ध्यान दीजिए कि 2 स्टेजेज़ में गुज़रना बहुत ज़रूरी रहता है जब कोई एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं। पहले तो होता है कि उस घटना को करने के पीछे प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है और उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसके साथ हमारी भावनाएँ जुड़ती रहती है, ठीक है? और ये भावनाएँ जो उठती रहती है वो एक जैसे पानी के ऊपर बबल जमा होता है, उस बबल की तरह होती है और उसके बाद से भावनाओं का एक ज्वार आता है और उसके बाद से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे बबल उठता है उस समय जब कंट्रोल कर पाएँगे तो आप अपनी इच्छा को रोक सकते हैं। लेकिन ये बहुत सेकंड का होता है, इसलिए हमारा माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है। स्प्लिट सेकंड में होता रहता है, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो जो बबल होता है, उसको तरंगों में भरने में वो अपने माइंड को पूरा बाइंड कर लेता है और हम काम करने बढ़ जाते हैं, अच्छा-बुरा जो भी काम करने बढ़ जाते हैं। तो जब ये भावनाओं की जो तरंगे निकलती रहती है, उस समय वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आइए इसको दूसरे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। बबल अब देखिए पिक्चर के माध्यम से आपके सामने देखिए ये बबल बना हुआ, पानी के अंदर बबल बना हुआ है। ये फिजिकल पिक्चर आप देख लीजिए, फिजिकल देख लीजिए। और यही कुछ देर के बाद, समय के बाद से यहाँ देखिए रिपल हो गया, तरंगे काफ़ी बढ़ गई है। कैसे देखिए धुंधला चित्र बन रहा है, यहाँ सामने देखिए आप। तो अब यही चीज़ हमारे मन में आता है, मन में विचार आता है। इसको और दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 2 फोटो यहाँ पर है।
अब यहाँ पर देखिए कि ये लेडी है जो चेहरा है, अब उसके सामने वाला कोई विचार कर रहा है, कोई घटनाएँ घट रही है, जिसके सामने इसको लाइक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये बबल स्टेज है ना? लेकिन इसके अंदर जो भावनाएँ उमड़ रही हैं, दूसरे आदमी का चेहरा में फ़ोटो लगाया हमने, अब इसके पास देखिए कितना इसका दाँत निकला हुआ है, कितने गुस्से में इसके चेहरे पर देखिए आक्रोश, इसके चेहरे का भाव देखिए और इसके चेहरे का भाव देखिए, कितना अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर क्रोध इसके ऊपर काबू पा लिया है। इसके ऊपर अभी क्रोध सोच रही है अभी, करना कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर जो है क्रोध इसके ऊपर जो है काबू पा लिया है और इसके ऊपर पूरा भाव-भंगिमा इसकी बदल गई है। दाँत निकला हुआ, चेहरे खींचे हुए, भ्रुकुटी तनी हुई, देखिए कैसा चेहरा लग रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बबल स्टेज से रिपल स्टेज में ही आ गया है। अब यहाँ इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोई कंट्रोल नहीं, ये अपने आप कंट्रोल नहीं करेगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन इस स्टेज पर आकर के अपने माइंड को यदि कोई कंट्रोल करना चाहे, तो कंट्रोल कर सकता है ना? कैसे कंट्रोल करें इसकी चर्चा मैं करूँगा मैं अभी, ठीक है? अब ये आपका बबल स्टेज से रिपल स्टेज इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे फॉर्म होता है, कैसे आगे जाता आता है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि बबल स्टेज पर कोई विचार आते रहते हैं, किसी खासकर नेगेटिव विचार आते रहते हैं, उसको हम रोकें हम। नॉर्मली तौर पर मन की टेंडेंसी क्या रहती है, हम दूसरे को मित्र मानते हैं, दूसरे को दुश्मन मानते हैं, बट वास्तव में मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका दुश्मन है। कोई आदमी दुश्मन नहीं है, कोई आदमी आपका मित्र नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, सबसे बड़ा मित्र मन है, क्योंकि मन आपका हमेशा साथ रहता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जो मन का जो टेंडेंसी होता है, जैसे ग्रेविटी में आप पढ़े, गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आराम से गिरती रहती है, लेकिन नीचे से ऊंचे उठाने में, फेंकने में हमें बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो मन का यही हाल है कि पत्थर को उठाकर फेंकिए, आप बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन पत्थर को ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए, अपना आप गिर जाता है। मन की स्थिति यही होती है। मन का हमारा जो आत्म है, उसका दो सेल्फ में बांटते हैं, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। तो लोअर सेल्फ पे क्या होता है कि मन का जो टेंडेंसी होती है, जैसे ऊंचे पहाड़ से पानी नीचे की तरफ बहता है, मन हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। नीचे का काम करने के लिए मन को एफर्ट नहीं करना पड़ता है। नीचे की चोरी करना हो, चमारी करना हो, कुछ भी व्यभिचार करना, कुछ भी करना हो, मन फटाक से इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो टेंडेंसी रहता है, लोअर सेल्फ रहता है। उसके आगे जब जाते हैं, लेकिन आपको दया, करुणा, ईमानदारी और से काम करना पड़ता है, तो उसको आपको सेल्फ को हायर करना पड़ता है, कोई एफर्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमें फिजिक्स में पत्थर को उठाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो ये टेंडेंसी होती है, जब इस मन की गतिविधि को आप जान जाएंगे, तो एफर्ट लगा करके मन को आप हायर सेल्फ की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि बबल स्टेज को हमें पता लग गया, तो बबल स्टेज से रिपल स्टेज में जाने से कैसे रोके हम? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है ये। तो उसके लिए हमारे वेद ग्रंथों में एक बात लिखी गई है, जिसको हम कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। जैसे आग को बुझाने के लिए क्या है, पानी डालना पड़ेगा। प्रतिपक्ष का मतलब क्या है कि जस्ट उल्टा करना। तो अब जैसे जैसे मन के विचार आते हैं, तो उसके आप दुष्परिणामों के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए किसी को, आपको बॉस आया, आपके बॉस जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपका बॉस कुछ उल्टा-पुल्टा बातचीत किया और आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो कुछ आदमी तुरंत गुस्सा में आकर रिएक्ट कर देते हैं, उसको बोल देते हैं। अब उस समय आपके बबल फॉर्म में है, आप अब गुस्सा को कंट्रोल करना है। तो अपने आप को समझाइए आप कि यदि मैं रिएक्ट करूँगा मैं, तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, चार्जशीट हो जाएगा, है ना? मैं और मान लीजिए कि हमारा प्रमोशन नहीं रुकेगा, ऐसा खराब कर सकता है। चलो उसका ये विचार है, उसका अपना विचार, उसको अपने विचार को रहने दीजिए आप। उसके अपने विचार को रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरा अपना अपना काम है, करने दीजिए। आज उसका विचार, कल उसका विचार बदल भी सकता है। जब इस तरह के विचारों को अपने मन को आप समझाएँगे, मन को ऐसा संकेत देंगे, तो बबल फॉर्म में ही बबल फूट जाएगा और रिपल स्टेज भी नहीं आ पाएगा। ध्यान दीजिए। लेकिन यदि आप इसका उल्टा सोचेंगे, उसकी ऐसी हिम्मत, उसने ऐसे कह दिया, तो बबल स्टेज को तुरंत रिपल स्टेज बदलने में देर नहीं लगेगी और तुरंत आप कॉलर उठा करके पकड़ करके और मारपीट करना शुरू कर देंगे, गाली-गलौज करना शुरू कर देंगे। तो ये इंट्रोस्पेक्शन ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हम किस स्टेज पर हैं। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ाई करता रहता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता रहता है, उसको मालूम होता है वो किस स्टेज पर है। तो क्रोध की भूमिका में भी आपको मालूम है किस स्टेज पर आप है, और जैसे बबल स्टेज पर है, तो उसको प्रतिपक्ष की भावना का मैसेज देते हुए आप बबल स्टेज को उसी स्टेज पर उसको ब्रश कर दीजिए, ताकि रिपल स्टेज पर ना होने पाए, क्योंकि बबल स्टेज पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिपल स्टेज पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मैंने ये इसको यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से दिखाया है, जो आपको बताया मैं। तो अब इसमें कह रहा है कि
अब जो पहले मैंने कहा था कि इसमें कैच ये है कि बबल से वेव में जो कन्वर्जन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है और चूंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है इसलिए तुरंत गुस्सा कर लेता है आदमी, कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आपको अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इंट्रोस्पेक्शन से अवेयरनेस आएगा कि किस स्टेज पर है उसी को स्टेज पर वहीं लगा दे आप। जैसे आपको गैस सिलेंडर लग जाती है। उसी तरह से इसका भी एक बहुत कम टाइम लगता है और इस टाइम को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी पड़ता है। तो जो मन के ऊपर मास्टरी करने का तरीका है, वो स्प्लिट सेकंड एक्शन है। बहुत सेकंड का एक्शन है, उस एक्शन कंट्रोल कर लेंगे तो मन का नियंत्रण कर सकते हैं और इसके लिए हर चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है कि आप आत्मनिरीक्षण की प्रैक्टिस करें आप। कैसे प्रैक्टिस करें इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ मैं। तो आत्मनिरीक्षण के प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को जान पाएँगे और अपनी कमजोरियों को जानने के बाद से हम उसका इलाज कर पाएँगे। अब एक बात और थोड़ा डिस्कस करूँगा, उसका स्लाइड नहीं बनाया हूँ मैं। वो स्लाइड ये करूँगा कि आप जैसे फिजिकल रोगी होता है, मेंटल रोगी होता है। फिजिकल रोगी में रोगी को पता चलता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम जो होता है, वो प्रॉब्लम लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है और परिवार वाले मदद करते हैं। लेकिन मानसिक रोगी के साथ ऐसा होता नहीं है। मानसिक रोगी के साथ बहुत होगा तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे और वो कल कोई गाइडलाइंस आपको दे देगा और उस गाइडलाइंस के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको मानसिक रोगी को अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है और मानसिक रोगी को अपने ऊपर काम करने के लिए पहला स्टेप है कि वह अपना इंट्रोस्पेक्शन करे। जब इंट्रोस्पेक्शन करेगा तभी वो जो रेमेडियल एक्शन ले पाएगा। तो आपका मेंटल में प्रॉब्लम ये है कि रोगी को खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। रोगी खुद अपने रोग का डॉक्टर है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि शुरुआत से हम करना शुरू कर देंगे, इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर देंगे, तो मेंटल डिजीज हो ही नहीं पाएगा। दे पाएगा। इसको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, है ना? और डॉक्टर से कहा कि सर मुझे दर्द हो रहा है, तो पूछा डॉक्टर कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है? तो कहा कि सिर में दर्द हो रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है, बाँह में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर ने पूरा उसको चेक किया। तो फिर मैं देखा कि भाई कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। तो उसने कहा कि ऐसे अंगुली दिखाओ अपना। तो क्या देखा कि अंगुली के टिप जो था उसका वही फ्रैक्चर हुआ था, दर्द वही था। अब अंगुली के टिप से वो जहाँ जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, वो जहाँ-जहाँ दिखाता था, वहाँ-वहाँ दबता था, वहाँ-वहाँ दर्द होता था। तो यही स्थिति हमारे मन की है ना? तो मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ दर्द करता रहता है। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, तर्जनी का इलाज किया, इंडेक्स फिंगर का जो फ्रैक्चर था, वह इलाज कर दिया। तो हमारा इलाज का संभव क्या है? जो ज़िंदगी में आने वाली जो कष्टें हैं, जो सफ़रिंग है वह, उसका इलाज है कि हम मन का इलाज करें हम और इसकी और कोई बात नहीं है। अब मैं लास्ट में कन्क्लूज़न निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ मैं और निष्कर्ष में ये है कि अब इस कुल कहने का आशय ये है कि आप आत्मनिरीक्षण डेली करें, मेहनत के साथ करें और जो बुरे विचार आते हैं उसको दबा दें, हटा दें उसको और उसको अच्छे विचारों से उसको रिप्लेस करें। धीरे-धीरे उसका ग्रोथ होता रहे और हमेशा खुश रहें आप। और कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो कहता है चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो उसी तरह से क्या है, आत्मनिरीक्षण करते रहो, आत्मनिरीक्षण करते रहो, आत्मनिरीक्षण करते रहो, है ना? ये रहता है और हम अपने सोर्स सफरिंग है उसके अपने जो स्रोत हैं, उसको डिटेक्ट करते रहें, तभी उसका हम इलाज करते रहेंगे और उसके बाद से क्या करें, अच्छे विचारों से उसको हम रिप्लेस करते रहें। अच्छे विचार आएँगे, अच्छे विचार कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। अच्छे विचार वो विचार होते हैं जो आपको ऊँचा उठाते हैं और सामने वाले को भी ऊँचा उठाते हैं, है ना? और इसी हिसाब से हमेशा हम निरंतर अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहेंगे, इच्छा शक्ति का विकास करते रहेंगे और हमें खुशी प्राप्त होगी। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, "अराइज़, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड।" उठो, जागो और रुको नहीं तब तक जब तक कि तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। तो ये बातें हमारे आत्मनिरीक्षण के ऊपर भी लागू होती है कि आप उठिए और आज से आत्मनिरीक्षण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। जागिए, आज से आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए और जब तक पूरा आत्मनिरीक्षण से प्रक्रिया पूरी न हो जाए, तब तक जब तक कि आपका लक्ष्य जो है एक महान मनुष्य बनने का लक्ष्य प्राप्त हो, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के विचारों को आमंत्रित करता हूँ मैं। नमस्कार।
ये कुमार प्रतोगी कमलेश ज्वाइन किए, कौन है बताइए, इनसे मुझे पूछिए। पूजा पटेल raised their hand, बताइए पूजा पटेल। बहुत सुंदर आज का सेशन रहा भाई साहब। और इसमें जो आपने बताया, इसमें इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है। अद्भुत बात तो ये है कि आज हमारा लेक्चर भी कुछ इसी पे था, आत्मबोध की साधना। जी, जी। तो जो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है वो यही है, सेल्फ रियलाइजेशन। हम हुँ, अपनी गलतियों को सुधारें और अगले पल हम समय का नियोजन करें। जीवन का एक-एक क्षण, समय का एक-एक कण और सत्कर्मों का एक-एक नियोजन अगर हम करते हैं, टाइम को अगर बाँध के चलते हैं, तो आप देखेंगे उत्कृष्ट विचार ही हमारे माइंड में पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन शैली को उस तरह से बना लेते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं ना कि विचारों की एक ऐसी सेना तैयार रहनी चाहिए, अच्छे विचारों की, कि जैसे ही ऐसे निकृष्ट विचार आएँ, तो हम उन्हें खदेड़ सकें उसी पल। तो निकृष्ट विचार तो आएँगे ही नहीं। तो जिस पल हमें ये पता चल जाता है कि हमारी भूलें कितनी प्रबल थीं, उसी पल हम कॉन्शियस हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और हम उस तरह से कार्य करते चले जाते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व वैसे ही परिष्कृत होता चला जाता है। यही गायत्री साधना का उद्देश्य ही है। हुँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हाँ, मैं बहुत अच्छा आप आपने पटेल मैडम ने बताया। आवाज़ आ रही है मेरी? पूजा पटेल जी? जी, आ हाँ, रही है। तो उसी चीज़ को आप बिल्कुल आपने सही कहा, आत्मबोध, तत्वबोध की साधना गुरुदेव ने कहा है। उसी चीज़ का मैंने एक रूप में, ये जो आप स्लाइड है ना कि एक्टिविटीज़ अलॉटेड टाइम वेस्टेड, तो इसका मैंने क्वांटिफिकेशन किया है कि कैसे इसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। से बे गुरुदेव के उसमें गुरुदेव की किताबों में इस तरह का कोई चार्ट नहीं था कि ऐसे थे क्या-क्या एक्टिविटीज़ किया था, ऐसे आप विचारों को आप प्रोवाइड करते रहते थे। तो उसी रूप को मैंने एक चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है, ताकि आपको रियलाइज़ेशन हो सके कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। चलिए, बिल्कुल, ये धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत हुँ, अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिकल जो शुरुआती दौर है, हुँ, उसमें हम ये चार्ट बना के इसको ठीक कर सकते हैं, हुँ, प्रारंभिक कक्षा के दौरान। बहुत हुँ, सुंदर। हुँ। चलिए, धन्यवाद। है ना? हुँ। मेरे हाँ। वीडियो बंद है और साउंड ठीक है। अच्छा जी। जी 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 जी, नमस्कार सबको।